आप सभी का स्वागत है डीके क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम 9th क्लास के लेसन नंबर 2 यूरोप में समाजवाद व रूसी क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अच्छे से समझने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। तो चलो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे कुछ बातें कही गई है जो याद रखने बात योग्य है। फ्रांसीसी क्रांति ने सामाजिक संरचना के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन की संभावना को सूत्रपात किया है। मतलब जो इससे पहले जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था वो क्या था, फ्रांसीसी क्रांति। तो फ्रांसीसी क्रांति में क्या हुआ था, वो जो क्रांति हुई थी तो उसमें से तीन बातें बड़े महत्वपूर्ण आई थी, जिसके क्या हुआ इसके बाद ना परिवर्तन की संभावना क्या हुई लोगों में जगी। जैसे कि इसमें बोला गया था समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, जिसको भारत ने भी अपनी संविधान में अपनाया है। तो फ्रांसीसी क्रांति का बहुत बड़ा योगदान रहा था जिससे सूत्रपात हुआ था। तत्कालीन यूरोप में कुछ समूह विचार थे जो अपने विचारों और दृष्टिकोण से समाज में परिवर्तन चाहते थे। उस समय के जो यूरोप की स्थिति बताई गई है, उस समय के यूरोप में ना कुछ विचारक थे, मतलब थिंकर थे। वो क्या करते थे, समाज में क्या चाहते थे, वो भी परिवर्तन चाहते थे। तो उनके तीन ग्रुप थे, एक तो उदारवादी था, एक रेडिकल और रूढ़िवादी। मतलब तीन विचारधाराएं चल रही थी, एक तो उदारवाद वाली, एक रेडिकल वाली और एक रूढ़िवादी। आइए इन तीनों को अच्छे से समझते हैं। उदारवादी में क्या था, उदारवादी क्या चाहते थे, सभी धर्मों को बराबर सम्मान मिले। सभी धर्मों को क्या मिले, बराबर सम्मान मिले। शासकों की अनियंत्रित सत्ता के विरोध, जो शासक होते थे, जो वहां पर राज शासन होता था जिसका, उसकी क्या हो, शक्तियों का क्या हो, नियंत्रण हो। मतलब अनियंत्रित शक्ति ना हो, उसके ऊपर क्या हो, नियंत्रण हो। व्यक्ति के अधिकारों का समर्थन, व्यक्ति के अधिकारों को क्या कहते हैं, सबसे ज्यादा समर्थन दिया जाए। प्रतिनिधित्व आधारित निर्वाचित सरकार तथा स्वतंत्र न्यायपालिका के समर्थक। प्रति प्रतिनिधित्व आधारित निर्वाचित सरकार मतलब जो सरकार बनेगी उसको कौन चुने, जनता चुने। और साथ में क्या हो, स्वतंत्र न्यायपालिका की क्या कर रहे थे, उदारवादी समर्थक थे। सार्वभौमिक वैक्स मताधिकार के समर्थक नहीं थे। ये क्या उदारवादी क्या कहते थे, सार्वभौमिक वैक्स मताधिकार के समर्थक नहीं थे। ये सार्वभौमिक वैक्स मताधिकार नहीं चाहते थे। निजी संपत्ति के समर्थक थे। ये उदारवादी क्या चाहते थे कि निजी संपत्ति क्या हो, समर्थक हो, व्यक्ति के अधिकारों को मिले, सभी धर्म को बराबर माना जाए, शासक अनियंत्रित ना हो, प्रतिनिधित्व हो, जनता चुने, लेकिन चुनने के लिए सार्वभौमिक वैक्स मताधिकार ना हो, स्वतंत्र न्यायपालिका हो। ये क्या था, इनका उदारवादी की विचारधारा थी। अब रेडिकलों की क्या विचारधारा थी, जो रेडिकल विचारधारा थी, बहुमत पर आधारित सरकार हो, बहुमत पे क्या हो, आधारित सरकार हो। बड़े जमींदारों और संपन्न उद्योगपतियों को प्राप्त विशेष अधिकार के खिलाफ। जो बड़े बड़े जमींदार थे, उद्योगपति थे, उनके पास क्या था, संपत्ति बहुत ज्यादा थी, तो उनके पास कहीं ना कहीं विशेष अधिकार थे, तो उनको क्या करना था, उसके खिलाफ थे ये रेडिकल वाले। इनमें से बहुत सारे लोग महिला मताधिकार आंदोलन में भी समर्थक थे। महिलाओं के क्या चाहते थे, मताधिकार चाहते थे। यहाँ पे माना क्या था कि सार्वभौमिक मताधिकार ना हो, लेकिन ये चाहते थे कि महिलाओं को भी मिले, इसलिए उन्होंने आंदोलन भी किए। निजी संपत्ति का विरोध नहीं किया, लेकिन कुछ लोगों के पास संपत्ति के संकेंद्र को विरोध किया। अब ये रेडिकल क्या चाहते थे कि इन्होंने प्राइवेट जो प्रॉपर्टी है उसका विरोध नहीं किया, लेकिन इन्होंने जो जो प्रॉपर्टी है वो सिर्फ कुछ ही लोगों के पास सीमित है, उसका क्या क्या विरोध किया था। तो ये ऐसा नहीं चाहते थे रेडिकल। अब आते हैं रूढ़िवादी। रूढ़िवादी क्या है, उदारवादियों और रूढ़िवादियों के विचारों का विरोध है। मतलब उदारवादी को क्या है, सीधा सीधा विरोध कौन करता है, रूढ़िवादी, मतलब एक दूसरे का अपोजिट है। अतीत के सम्मान के समर्थन, ये क्या कहते हैं, रूढ़िवादी जो प्राचीन समय से चली आ रही है उसी को क्या किया जाए, समर्थन करते हैं। ये बदलाव के खिलाफ रहता है अधिकतर। बदलाव की प्रक्रिया प्रक्रिया भी धीमी नहीं हो, ठीक है, ये हमेशा बदलाव की क्या रहते हैं, खिलाफ रहते हैं रूढ़िवादी। और ये उदारवादी के क्या है, पूरा विरोध में है। ठीक है, तो आइए हमने इन तीनों विचारधारा को सुना, अब आगे पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, औद्योगिक क्रांति की समस्या। जब औद्योगिक क्रांति हुई थी यूरोप के अंदर, तो उसके कारण क्या थी, कई सारी समस्याएं उभरी थी। जैसे कि बेरोजगारी हो गई थी। औद्योगिक क्रांति हुई तो मशीनों का आगमन हुआ, जिससे क्या हो गया, बेरोजगारी बढ़ गई थी यूरोप में। साफ सफाई की समस्या, औद्योगिक क्रांति में क्या होता, बहुत लंबे लंबे समय तक क्या कर रहे थे, 12 12 18 18 घंटे क्या कर रहे थे, कारखाने चल रहे थे, जिसके कारण साफ सफाई की व्यवस्था नहीं थी, इधर उधर कूड़ा इकट्ठा हो रहा था। आवास की समस्या, हर जगह क्या की जा रही थी, इंडस्ट्री लगाई जा रही थी। तो जो इंडस्ट्री के पास क्या और थे, लोग आकर रोजगार के लिए आ रहे थे, लेकिन उनके पास आवास का स्थान नहीं था।
कम मजदूरी थी, औद्योगिक क्रांति में सबको रोजगार था नहीं, तो जो लोग आ रहे थे उनको क्या दी जा रही थी, कम मजदूरी दी जा रही थी। काम की लंबी अवधि, कम मजदूरी देके और काम क्या कराया था, बहुत ज्यादा कराया था। तो ये जो 5 समस्या आपको बताई गई है, क्या है ये औद्योगिक क्रांति की क्या है, समस्याएं हैं। अब जानते हैं समाजवाद क्या है। समाजवाद, समाजवादी निजी संपत्ति के विरोध थे। जो समाजवादी थे वो क्या थे, निजी संपत्ति के विरोध थे, कहीं ना कहीं उदारवादी का विरोध कर रहे हैं। और समाजवादियों के पास भविष्य की एक बिल्कुल भिन्न दृष्टि थी। और समाज, पहले तो समाजवादी क्या कर रहे थे, निजी संपत्ति का विरोध कर रहे थे। दूसरा, इनके पास फ्यूचर के लिए क्या था, एक अलग सा विचार था अपना। कुछ समाजवादी विचारक निम्नलिखित है, कुछ सामाजिक विचारक है जो, जिनके नाम अगर आपको याद होगा उन्होंने क्या कहा तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रह जाएगा। जैसे रॉबर्ट ओवेन है, एक नए तरह के सामुदायिक की रचना का प्रयास किया इन्होंने, ठीक है। दूसरा लुई ब्लैंक है, वो चाहते थे कि सरकार पूंजीवादी उद्यमों की जगह सामूहिक उद्यमों को बढ़ा दे। वो क्या चाहते थे लुई ब्लैंक, कि जो पूंजीवादी उद्योग है उनको ना लगा के सरकार के सामूहिक उद्योग लगाए। फिर क्या है, कार्ल मार्क्स और फेडरिक एंगलोस। तो कार्ल मार्क्स और फेडरिक क्या चाहते थे, इनका विचार था कि औद्योगिक समाज पूंजीवाद समाज है। जो औद्योगिक समाज है वो क्या है, पूंजीवाद है। फैक्ट्रियों में लगी पूंजी पर पूंजीपतियों का स्वामित्व है, और पूंजीपतियों का मुनाफा मजदूरों की मेहनत से पैदा होता है। जो पूंजीपति का जो मुनाफा है वो कहाँ से पैदा हो रहा है, मेहनत होती है किसकी, मजदूरों की। मार्क्स का निष्कर्ष था कि जब तक पूंजीपति इस तरह मुनाफे का संचय करते जाएंगे तब तक मजदूरों की स्थिति नहीं सुधरेगी। मार्क्स कहते हैं कि जब तक ये पूंजीपति ऐसी मुनाफा करेंगे मजदूरों का शोषण करके, तो क्या होगा, उनकी स्थिति कभी नहीं सुधरेगी मजदूरों की। अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए मजदूरों को पूंजीवाद व निजी संपत्ति पर आधारित शासन को उखाड़ फेंकना होगा। कार्ल मार्क्स का कहना था कि मजदूरों को अपनी स्थिति सुधारनी है तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, ये जो निजी संपत्ति पर आधारित शासन व्यवस्था है उसको क्या करना पड़ेगा, उखाड़ना पड़ेगा, मतलब हटाना पड़ेगा। मार्क्स को विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में जीत अंततः मजदूरों की ही होगी, और एक ऐसे समाज की स्थापना होगी जिसमें सारी संपत्ति पूरे समाज यानी सामाजिक नियंत्रण और स्वामित्व में रहेगी। मार्क्स का मानना था कि जो मजदूर अगर विरोध करेंगे तो पूंजीपति विशेष जब मनुष्य होंगे, मजदूर होंगे, तो जीत उसमें किसकी होगी, मजदूरों की ही होगी। लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा, और क्या होगा, सारी संपत्ति क्या होगी, पूरे समाज के नियंत्रण में आ जाएगी इससे। भविष्य में इस समाज को साम्यवादी कम्युनिस्ट समाज का नाम दिया गया। जो कम्युनिस्ट है उसका नाम दिया गया। जैसे रशिया में चलता था 1991 तक, कि क्या थी, सारी कम्युनिस्ट था, सामुदायिक नियंत्रण होता था, खेतों पर भी स्वामित्व होता था, सारे उद्योग किसके पास है, सरकार के पास थे। 1917 के अक्टूबर क्रांति के द्वारा रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा कर लिया। फरवरी 1917 में राजशाही के पतन और अक्टूबर की घटनाओं को अक्टूबर क्रांति कहा था। अब अक्टूबर क्रांति क्या है, 1917 में क्या होता है, राजशाही को खत्म करके वहां पे क्या क्या समाजवादियों विचारधारा का क्या होता, क- नियंत्रण आ गया था रूस पे, तो उसको क्या बोला गया, अक्टूबर क्रांति। अब 20वीं सदी के प्रारंभ में रूस कैसा है उसके बारे में जानते हैं। 20वीं सदी के प्रारंभ में रूस, 20वीं सदी की शुरुआत में रूस की लगभग 85% जनता खेती पर रहती थी। 85% क्या है वो, जनता कहाँ करती थी, खेती पर काम। कारखाने उद्योगपतियों की निजी संपत्ति थे, जहाँ काम की दशा बेहद खराब थी। कारखाने क्या थे, निजी संपत्ति थी उस समय, और क्या थी, दशाएं कामकाज की बड़ी बेहद ही खराब थी। यहाँ के किसान समय समय पर सारी जमीन अपने कम्यून मतलब मीर को सौंप देते थे, और फिर कम्यून परिवार की ज़रूरतों के हिसाब से किसानों को ज़मीन बाँटता था। यहाँ के लोग क्या करते अपनी ज़मीन मीर को देते, फिर मीर अपनी ज़रूरत पूरी करके उस हिसाब से लोगों को वो क्या करता, ज़मीन बाँटता था। रूस में एक निरंकुश राजशाही था। निरंकुश राजशाही मतलब राजा क्या था, निरंकुश था। 1904 ईस्वी में जरूरी चीजों की कीमतें क्या करने लगी, रूस के अंदर बढ़ने लगी। मजदूर संगठन भी बनने लगे जो मजदूरों की स्थिति में सुधार की मांग करने लगे, किससे, राजा से। मतलब क्रांति से पहले का बताया गया है। अब क्या है, 1905 की क्रांति। इस दौरान पादरी गोपान के नेतृत्व में मजदूरों के जुलूस पर जार के महल के सैनिकों ने हमला बोल दिया। मजदूरों का जो जुलूस था उसके ऊपर ना जार के
जार क्या था, वहां का राजा था, तो जार का जो महल था उसके ऊपर क्या था, सैनिकों ने हमला बोल दिया। इस घटना में 100 से ज्यादा क्या हो गए, मजदूर मारे गए। मतलब वो एक रैली निकाल रहे थे, तो उसके ऊपर से हमला कर दिया किसने, सैनिकों ने। तो 100 से ज्यादा मजदूर क्या हो गए, मारे गए, और लगभग 300 घायल हो गए। इतिहास में इस घटना को खूनी रविवार के नाम से याद किया गया। 1905 की क्रांति की शुरुआत भी इसी घटना से हुई। 1905 की जो क्रांति हुई खूनी रविवार से मानते हैं। खूनी रविवार क्या, वो जुलूस निकाल रहे थे मजदूर सब, तो क्योंकि मजदूर संघ बन गए थे, और महंगाई महंगाई के खिलाफ उन्होंने क्या किया, जुलूस निकाला। तो जैसे जुलूस निकाले थे तो जार के जो सैनिक थे उन्होंने उन पर हमला कर दिया। 100 से ज्यादा मजदूर मारे गए और 300 घायल है। इसी को क्या कहा गया, सूरी खूनी रविवार। सारे देश में हड़ताल होने लगी। उसके बाद क्या हुआ, सारे देश में हड़ताल होने लगी, विश्वविद्यालय बंद कर दिए गए। वकील, डॉक्टर, इंजीनियर और अन्य मध्यवर्गीय कामगारों ने संविधान सभा के गठन की मांग करते हेतु यूनियन ऑफ यूनियन की स्थापना की। अब क्या थे, जितने भी वकील, इंजीनियर और मिडिल क्लास थे, डॉक्टर वगैरह, उन्होंने क्या किया, संविधान सभा के गठन की मांग की और यूनियन ऑफ यूनियन की स्थापना कर ली। फिर क्या हुआ, जार एक निर्वाचित परामर्शदाता संसद ड्यूम के गठन पर सहमत हुआ। फिर जार क्या हुआ, जब ऐसी घटनाएं हुई, लोगों की मांगे बढ़ने लगी, तो जार ने क्या हुआ, संविधान सभा के गठन पर क्या हो गया, सहमत हो गया। मात्र 75 दिनों के भीतर पहली ड्यूम, जो वहां की संसद को क्या कहते थे, ड्यूम, 3 महीने के भीतर दूसरी ड्यूम को उसने बर्खास्त कर दिया। पहले क्या हुआ, एक ड्यूम आई, तो राजा ने क्या किया, उसको बर्खास्त कर दिया कि ये ड्यूम नहीं है। फिर 3 महीने के बाद क्या हुआ, दोबारा ड्यूम आई, उसको भी उसने क्या कर दिया, बर्खास्त कर दिया। पहले 75 दिन के अंदर एक ड्यूम जो संसद चल रही थी उसको बर्खास्त कर दिया राजा ने। फिर 3 महीने बाद फिर आई, उसको भी हटा दिया। तीसरे ड्यूम में उसने रूढ़िवादी नेताओं को भर दिया ताकि उसकी शक्तियों पर अंकुश ना लगे। रूढ़िवादी नेता वो नेता थे जो क्या थे, प्राचीन विचारधारा पर विश्वास करते थे। मतलब जैसे शासन चला रहा है वैसे चले, जैसे राजतंत्र पहले चला था तो वो बदलाव के खिलाफ रहते, तो क्या चाहते थे, राजा ही रहते। तो उसने क्या किया, ड्यूम के अंदर उसने सभी रूढ़िवादी विचारकों को ही भर दिया, राजनेताओं को ही भर दिया, जो क्या चाहेंगे, कहीं ना कहीं राजा का समर्थन करेंगे। अब क्या होता है, प्रथम विश्व होता है 1914 से 18 के बीच में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है। इसमें दो गुट थे, दो ग्रुप बन गए थे पूरी दुनिया में। एक को बोलते हैं मित्र शक्ति, एक को बोलते हैं केंद्र शक्ति। मित्र राष्ट्र, केंद्रीय या धुरी राष्ट्र भी बोलते हैं इसको, आप यहाँ लिख सकते हैं, मित्र शक्ति और धुरी शक्ति। तो मित्र में कौन थे, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, ये क्या है, मुख्य देश है, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस। और इसके धुरी राष्ट्र में कौन थे, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, तुर्की। तो यह आपको नाम याद कर लेना है, आपके आ जाएगा कि मित्र शक्ति में कौन थे, धुरी शक्ति में केंद्र कौन थे, तो आपको ये याद होना चाहिए। फिर क्या है, एक फरवरी क्रांति का जिक्र किया गया। फरवरी 1917 में मजदूरों के इलाकों में पदार्थों की भारी कमी हो गई। अब जो यहाँ पे मजदूर रहते थे वहां पे क्या होता, उनके जो पदार्थ होते थे जो डेली बेसिस पे यूज होते हैं, वो क्या हो गई, उसकी कमी हो गई। इसी के साथ अनेक विरोधी प्रदर्शनों की शुरुआत होने लग गई। इन विरोध प्रदर्शनों में सेना के सिपाही भी शामिल हो गए। अब क्या हुआ, विरोध होने लगा तो उसके अंदर सिपाही भी इस बार शामिल हो गए। फरवरी में जो क्रांति हुई थी, परिस्थितियों को देखते हुए 2 मार्च 1917 को जार ने गद्दी छोड़ दी। अब क्या हुआ, जब परिस्थिति बिगड़ गई, अब सेना ही विद्रोह पे आ गई, तो 2 मार्च 1917 को क्या हुआ, जार ने गद्दी छोड़ दी और एक अंतरिम सरकार का गठन किया। इस प्रकार फरवरी की क्रांति के द्वारा जार ने के निरंकुश शासन का अंत हुआ। इस कारण क्या हुआ, फरवरी की जो क्रांति उसके बाद क्या हुआ, जार ने गद्दी छोड़ दी। तो आप जानते हो उनके कारण, क्या कारण रहे, क्या घटनाएं रही, क्या प्रभाव रहे। तो कारण में क्या है, प्रथम विश्व युद्ध का लंबा खींचना। अब जार के गद्दी छोड़ने के कारण क्या हो गया, तो पहला क्या होता, प्रथम विश्व क्या होता, लंबा खींच रहा था। राज राजपुतिन एक सन्यासी का प्रभाव था। असंख्या रूसी सैनिकों की मौत, बहुत सारे रूसी सैनिक क्या हो गए थे, मारे गए थे। सैनिकों का मनोबल क्या हो गया था, जैसे गिर गया था। शरणार्थियों की समस्या आ गई थी, खाद्यान्न की कमी आ गई थी, उद्योग धंधे क्या हो गए थे, बंद हो गए थे। अब कौन कौन सी घटनाएं हुई जो महत्वपूर्ण घटनाएं थी, तो फरवरी में मजदूरों के इलाके में खाद्य पदार्थ की भारी कमी। फरवरी क्रांति कैसे हुई थी, उसके कारण वारण बता रही है। फरवरी के कारण क्या थे, घटनाएं क्या की हुई। तो पहले क्या हुआ, क्या घटना हुई कि भाई खाद्य पदार्थ क्या हुए, कम हो गए। 22 फरवरी को एक फैक्ट्री में ताला बंद। फिर क्या होता है, एक फैक्ट्री बंद, मजदूर बेरोजगार। 50 अन्य फैक्ट्रियों के मजदूरों की हड़ताल। हड़ताली मजदूरों द्वारा सरकारी इमारतों का घेराव। सरकारी इमारत क्या किया, उन्होंने घेर लिया। राजा द्वारा कर्फ्यू लगाना। अब राजा ने क्या किया था, जब मजदूरों ने इतना विरोध किया, राजा ने क्या किया, कर्फ्यू लगा दिया।
फिर क्या होता है, 25 फरवरी को ड्यूम को बर्खास्त, 27 फरवरी को प्रदर्शनकारियों ने सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लिया। अब पहले तो कब्जा कर रहे थे, फिर जब इसने ड्यूम को बर्खास्त किया 25 तारीख को, तो 27 को क्या किया लोगों ने, प्रदर्शनकारी थे जो, उन्होंने सरकारी इमारतों पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। सिपाही व मजदूरों के संगठन सोवियत का गठन। अब क्या हुआ, सिपाही और मजदूर के संगठन बनने लगे। सैनिक कमांडरों की सलाह पर जार का गद्दी छोड़ना। सैनिक कमांडरों ने क्या सलाह दी कि जार भैया गद्दी छोड़ दो, अब आपके बस की बात नहीं है। तो 2 मार्च 1917 को क्या हुआ, उसने गद्दी छोड़ दिया। डेट याद कर लेना आपको। अब इसके प्रभाव क्या हुए, फरवरी के जार ने अब छोड़ दिया, उसके प्रभाव क्या हुए। रूस में राजशाही का अंत, रूस में राजशाही का अंत हो गया। सार्वभौमिक वैक्स मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का चुनाव, संविधान सभा का चुनाव हुआ किस वेट पे, सार्वभौमिक वैक्स मताधिकार, मतलब सबको वोट डालने का अधिकार है। अंतरिम सरकार में सोवियत और ड्यूम के नेताओं की शिरकत, अंतरिम सरकार में सोवियत और ड्यूम के नेताओं की शिरकत थी। अब क्या है यहाँ पे, अप्रैल थीसिस, अप्रैल थीसिस इंपॉर्टेंट है, पढ़ते हैं इसके बारे में। 1917 में बोल्शेविकों के निर्वाचित नेता व्लादिमीर लेनिन रूस लौट आए। अब क्या होता है, जो बोल्शेविक थे उनके नेता थे जो व्लादिमीर लेनिन, वो क्या हो गए थे, 1917 में रूस आ गए। उन्होंने 3 मांगे रखी, जिसे लेनिन की अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है, थ्रीसिस। तो आप याद कर लेना, अप्रैल थ्रीसिस क्या है, तो लेनिन ने 3 मांगे रखी थी, उनको क्या बोला गया, अप्रैल थीसिस। पहला क्या बोला था, विश्व युद्ध को समाप्त कर दिया जाए, वर्ल्ड वॉर जो चल रहा था उसको क्या कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। सारी जमीन किसानों के हवाले कर दी जाए और बैंकों का राष्ट्रीयकरण। 3 चीज बोली थी लेनिन ने, पहला विश्व युद्ध खत्म करो, किसानों को जमीन दे दी जाए, और बैंकों का क्या करो, राष्ट्रीयकरण करो। ये लेनिन की क्या थी, अप्रैल थ्रीसिस। अक्टूबर 1917 की क्रांति, अब क्या होता है, फरवरी में क्रांति, अब अक्टूबर की क्रांति देखते हैं। जैसे जैसे अंतरिम सरकार और बोल्शेविकों के बीच टकराव बढ़ता गया, बोल्शेविक कौन थे, जिसके नेता कौन थे, लेनिन थे, उनके बीच क्या हो गया, टकराव बढ़ता गया। लेनिन को अंतरिम सरकार द्वारा तानाशाही थोप देने की आकांक्षा दिखाई देने लगी। अब क्या हुआ, लेनिन को लग रहा था कि जो अंतरिम सरकार बनी वो क्या करेगी, तानाशाही ठोक देगी। तो 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने प्रादोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को सत्ता पर कब्जा करने के लिए राजी कर लिया। अब क्या किया लेनिन ने, बोल्शेविक पार्टी और प्रादो सोवियत, इनको क्या किया, इन पार्टी को क्या बोला कि सत्ता पर हम क्या करेंगे, कब्जा, उसके लिए क्या कर लिया, राजी कर लिया। 24 अक्टूबर को विद्रोह शुरू हो गया। शाम ढलते ढलते पूरा शहर बोल्शेविक ओका नियंत्रण में आ चुका था और मंत्रियों ने आत्मसमर्थन समर्पण कर दिया। वो जो सभा बनाई थी उसके मंत्रियों ने क्या किया, आत्म समर्पण कर दिया, जो अंतिम सरकार थी। अन्य शहरों में भी बगावत होने लगी, इसे ही अक्टूबर क्रांति के नाम से। तो लेनिन कितने दिमाग से खेल गया, उन्होंने क्या किया, 2 पार्टियों को पहले अपने साथ किया कि हम क्या करेंगे, चेंज करके, और उनको डर लग रहा था कि कहीं ये तानाशाही ना ठोक दे, तो इसलिए उन्होंने ये सब किया। अक्टूबर क्रांति अब क्या है, अक्टूबर 1917 के बाद के हालात क्या थे। तो 1917 के अक्टूबर क्रांति के बाद क्या क्या थे, निजी संपत्ति क्या कर दी गई, अक्टूबर क्रांति के बाद समाप्त कर दी गई। अभिजात वर्ग द्वारा पुराने पादरियों पदवियों के प्रयोग पर रोक लगा दी। जो अभिजात थे, ब्यूरोक्रेसी थी, उनके क्या थे, पुराने जो पदवी थे उन पर क्या कर दी, रोक लगा दी। रूस एक दलीय व्यवस्था वाला देश बन गया और कम्युनिस्ट पार्टी एकमात्र पार्टी थी। वहां पे क्या क्या है, एक दलीय रखा, केवल एक पार्टी रहेगी, कौन सी, कम्युनिस्ट पार्टी। ज्यादातर उद्योगों और बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, नेशनलाइज किए गए जो उद्योग और बैंक उनको। फिर क्या है, जमीन को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया और सामंतों को की जमीन कब्जा, मतलब जमीन थी वो क्या हुई, अब सामूहिक क्या हुई, सामाजिक संपत्ति है, और सामंत के पास जितनी जमीन थी उनको क्या कर लिया, अपने अंडर ले लिया गया। रूस ने जर्मनी के साथ शांति संधि पर हस्ताक्षर किया। रूस ने जर्मनी से क्या किया, शांति कर लिया, कहीं ना कहीं युद्ध रोकने के प्रयास है। जीवन के सभी क्षेत्रों पर सेंसरशिप लगा दिया, जीवन के सभी क्षेत्रों पर क्या कर दिया, सेंसरशिप लगा दी गया। रूस में गृह युद्ध की शुरुआत हो गई। अब क्या हो गया, इन सब कारणों से रूस में क्या हो गया, अब गृह युद्ध हो गया। अब गृह युद्ध देखते हैं, अब रूस के अंदर पहले अक्टूबर क्रांति, फरवरी क्रांति, अक्टूबर क्रांति, अब क्या आ गया, गृह युद्ध। क्रांति के बाद पूरा रूस निम्न 3 समूह में बढ़ गया। अब क्रांति हुई तो उसके बाद क्या हुआ भाई, रूस 3 हिस्सों में बट गया, 3 टुकड़ों में बट गया। पहला बोल्शेविक रेड्स, दूसरा सामाजिक क्रांतिकारी ग्रीन्स, तीसरा जार के समर्थक व्हाइट। अब रेड, ग्रीन और व्हाइट्स में बट गया। रेड कौन थे, जो बोल्शेविक थे, जहां का कौन नेता था, लेनिन आया था। ग्रीन्स कौन थे, सामाजिक क्रांतिकारी थे। जार के समर्थक वाले क्या थे, व्हाइट थे। अब क्या है,
इन तीनों समूहों के बीच रूस में गृह युद्ध छिड़ गया। अब इन तीनों समूह के बीच, ये तीनों जो समूह थे, बोल्शेविक, सामाजिक क्रांतिकारी और जार के समर्थन, इनके बीच में क्या हो गया? युद्ध छिड़ गया, मतलब ग्रह के अंदर गृह युद्ध हुआ। ये ग्रीन्स और व्हाइट्स को फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन और जापान का भी समर्थन मिल रहा था। ग्रीन और व्हाइट्स को फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका और जापान से क्या मिल रहा था? समर्थन मिल रहा था। गृह युद्ध के दौरान लूट मार, डकैती और भुखमरी जैसी समस्या क्या हो गई? बड़े पैमाने पर फैल गई। तो मतलब रेड्स को कोई समर्थन नहीं मिल रहा, लेकिन जो ग्रीन और व्हाइट है, इनको फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन और जापान क्या करते? समर्थन कर रहे थे, जिससे क्या गृह युद्ध और तगड़ा हो गया। और उसके दौरान क्या था? लूट मार, डकैती, भुखमरी जैसी क्या हो गई? स्थिति आ गई थी। अब क्या होता है? सामूहिकरण। स्टालिन ने रूस में सामूहिकरण कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया। सामूहिकरण करने लग गए रूस को। इसके अंतर्गत सभी किसानों को सामूहिक खेतों को क्या बोलते थे? कोलखोज के नाम के, जो कोलखोज थे उस नाम से जानते थे, सामूहिक खेतों में काम करने के लिए बाध्य कर दिया। उन्होंने क्या किया? सभी किसान क्या करेंगे? जो कोलखोज है, मतलब सामूहिक खेत है, उसके अंदर क्या करेंगे? बाध्य हैं काम करने के लिए। ज्यादातर जमीन और साजो सामान सामूहिक खेतों के स्वामित्व को सौंप दिए गए। जो जमीन थे और साजो सामान थे, खेतों के स्वामित्व को सौंप दिए गए। सभी किसान सामूहिक खेतों पर काम करते थे और कोलखोज के मुनाफे को सभी किसानों के बीच बांट दिया जाता था। अब जो कोलखोज थे, जो सामूहिक खेतों में था, जो मुनाफा होता, सभी किसानों को क्या होता था? बराबर बांट दिया जाता था। अब क्या है? समाजवादी समाज का निर्माण। अब समाजवादी समाज कैसे है? समाजवादी समाज का कैसे निर्माण हुआ, अब उसकी देखते हैं। तो क्या है? उद्योगों और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। वहां पर सामूहिक खेत थे, कोलखोज नाम से जाने जाते थे। केंद्रीकृत नियोजन, पंचवर्षीय योजना की शुरुआत, 5 ईयर प्लानिंग। एक विरासत शिक्षा व्यवस्था विकसित की गई और फैक्ट्री कामगारों और किसानों को विश्वविद्यालयों में दाखिला दिलाने के लिए खास इंतजाम किए गए। मजदूरों के लिए आदर्श रिहायशी मकान बनाए गए। अब मजदूरों के लिए क्या क्या? एक आदर्श और रिहायशी मकान बनाए गए। फैक्ट्रियों में बॉलवाड़ियां खोली गई। फैक्ट्रियों में बालवाड़ियां खोली गई। सस्ती स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराई गई। ये सब क्या आ गया? रूस के अंदर समाजवाद का निर्माण ऐसे हुआ, ये कदम उठाया गया। तो आपका वीडियो जो है ये यहीं खत्म होता है। आपका जो रूसी क्रांति है समाजवादी में, वो क्या होता है? यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई हुई। अगर आपको कोई भी डाउट तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।